मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में एलिवेटेड रोड पार्ट 2 का वर्चुअली किया उद्घाटन। कहा, प्रदेश लगातार प्रगति की राह पर है अग्रसर। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पराली जलाने की घटनाएं काफी कम। आम आदमी पार्टी पर राजनीति करने का लगाया आरोप। फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित प्रथम दिवाली उत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हुए शामिल। कहा, पीएम के वोकल फॉर लोकल व मेक इन इंडिया की नीति को मिला मूर्त रूप। और मुख्य सचिव ने हरियाणा सिविल सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह को किया संबोधित। अधिकारियों को निष्पक्ष और पूर्वाग्रह भेदभाव से मुक्त रहकर ईमानदारी व प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किया प्रोत्साहित। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रोहतक में एलिवेटेड रोड पार्ट 2 का वर्चुअली माध्यम से उद्घाटन किया। इस रोड का नाम भगत नामदेव संत के नाम पर रखा गया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि रोहतक जिला दूसरों के लिए एक उदाहरण का काम करता है। इससे पहले देश का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक रोहतक में ही बना। अब प्रदेश में जल्द ही दूसरा एलिवेटेड ट्रैक भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों से प्रदेश लगातार प्रगति की राह पर अग्रसर है। सरकार ने जनता को अनेक सुविधाएं मुहैया करवाई हैं। इन सब का नाम संतों महापुरुषों के नाम से ही रखा है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो इस संपर्क में आएगा इन संस्थाओं के, उनको उन संतों के महापुरुषों के विचार और उनसे एक प्रकार से मन में एक अच्छा भाव जागृत होगा। जहां तक संत नामदेव जी का विषय है, वो जो भक्ति भाव से प्रचार प्रसार करने वाले भक्ति आंदोलन के एक प्रकार से प्रणेता ये रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा व पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने वर्षों पुरानी लोगों की मांग को पूरा करते हुए शहरवासियों को दीपावली का तोहफा दिया है, जिससे विभिन्न गांवों तथा शहर की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में 60 रेलवे ऊपरगामी पुलों का निर्माण किया गया है। उस समस्या का समाधान करते हुए कच्चा बेरी रोड पर एलिवेटेड फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे रोहतक लोकसभा की तरफ से, पूरे रोहतक शहर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। 5 साल के अंदर ही रोहतक की जनता ने मुझे सेवा का मौका दिया था। उसी बीच में आज ये 1 किलोमीटर 0.20 48 करोड़ इसमें खर्चा है। और इसकी अगर आपके पास कोई वीडियो हो, 8-8 घंटे ये जाम लगा, 8-8 घंटे ना इधर से कोई आ सकता था ना उधर से कोई आ सकता था। इसलिए ये जरूरी था, क्योंकि आज मैं कह सकता हूँ 1980 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा वह संस्था के अंदर इसकी नींव रखी गई। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा में पराली प्रबंधन के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिसके चलते पराली जलाने के मामलों में काफ़ी कमी आई है। फसल अवशेषों का प्रबंधन करने पर किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपये का आर्थिक सहयोग भी सरकार की तरफ से मुहैया करवाया जा रहा है। इसके अलावा पराली प्रबंधन के लिए 85% सब्सिडी पर किसानों को मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनके माध्यम से किसान फसल अवशेषों का सहजता से प्रबंधन करने में सक्षम हो चुके हैं। वन मंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश पराली और फसल अवशेषों का प्रबंधन करने पर देश का सबसे अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रदेश में पराली जलाने की बहुत कम मामले सामने आए हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार इस विषय पर केवल राजनीति कर रही है। सैटेलाइट के माध्यम से सामने आया कि पराली जलाने की घटनाएं हरियाणा से पंजाब में कई गुना ज्यादा हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति न करके इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने की जरूरत है।
कि ये आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोई चीज़ नहीं है, ये समाधान करने की। हमने समाधान किया, हमने प्रयास किया और मैं समझता हूँ कि हमने 60% से भी ज़्यादा जो पराली जलाने की ट्रेन थी वो कम होगी हमारे यहाँ। और मैं दावे के साथ कह रहा कि आने वाले 2 साल में हरियाणा में कोई एक दिन का भी नहीं जलेगा, क्योंकि हमने व्यवस्था कर दी इस प्रकार की। हम लोगों को इस प्रकार के इम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उन पर 85% सब्सिडी दे रहे हैं ताकि लोग, और अगर आप हरियाणा में कहीं से भी आप जाओगे आपको ट्रालियों में भरे गट्ठर दिखाई देंगे, यहाँ भी आपको दिखाई देंगे। अभी सड़क पे देख लियो आप, सड़क पे भी दिखाई देंगे आपको, खेतों में देखो खेतों में दिखाई देंगे। और आने वाले टाइम में इस पराली से बहुत अच्छी इनकम होगी किसान की। मैं दावे के साथ कह रहा कि कोई भूख नहीं सकता तो, लेकिन ये हमें प्रयास सबको करना चाहिए। अब ये धुआं कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं ना करूँ और मेरे पास नहीं आएगा। अगर पंजाब वाले करेंगे मेरे पास आएगा, यूपी वाले करेंगे मेरे पास आएगा, मैं करूँगा किसी और के पास आएगा। तो ये सामूहिक जिम्मेदारी है हमारी सबकी। आरोप प्रत्यारोप न लगा के हम इस समस्या का समाधान करें, और हमने उसके लिए अच्छा प्रयास किया और उसकी तारीफ पूरे देश में। प्रदेश के किसान इस बार धान की फसल की कटाई के बाद पराली प्रबंधन को लेकर काफ़ी जागरूक नजर आ रहे हैं। सिरसा जिले में किसान फसल के अवशेषों की गांठें बनवाकर उन्हें गौशाला में भेज रहे हैं, तो वहीं कुछ किसान परंपरागत तरीके से धान की कटाई में जुटे हैं। सिरसा के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि पिछले वर्ष एक और जहां 125 मामले आगजनी के आए थे, तो वहीं इसी वर्ष सिर्फ 65 मामले आगजनी के सामने आए हैं। सरकार द्वारा किसानों को पराली की गांठ बनाने के लिए मशीनें दी जा रही हैं। साथ ही किसानों को पराली प्रबंधन करने पर 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। जहाँ जहाँ पे हमारी मशीन्स उपलब्ध नहीं है उसका टाई अप भी कर रही है। गौशाला से भी टाई अप किया जा रहा है। एक नया इनिशिएटिव जो है सिरसा में चालू हुआ है, जिसमें CSR के थ्रू 7 गौशालाओं में जो है ये पराली है उसको खरीदने के लिए उनसे फाइनेंशियल योगदान जो है लिया जा रहा है। 100 रुपये के हिसाब से वो जो है खरीदी जा रही है। इसके साथ ही साथ हमारा जो टाई अप है वो इस बार हमने करीबन 5 से 7 लाख जो क्विंटल है उसके लिए पंजाब में एक इंडस्ट्री का भी टाई अप किया है। कुछ हमारी पराली जो सांगरिया भी जाती है, और साथ ही साथ जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत भी जो है जो हमारे SHOs हैं संबंधित, उनको भी हमने पाबंद किया है कि वो भी पराली जलाने पर सख्ती से कार्रवाई करें। वहीं सिरसा जिले के किसानों ने बताया कि जब से सरकार के निर्देश जारी हुए हैं तब से वे अपने खेत में फसल के अवशेष नहीं जला रहे हैं। फसल के अवशेषों की गांठें बनवाकर गौशाला भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य किसानों को भी फसल के अवशेष नहीं जलाने चाहिए। किसान को ये पराली की बेल बना के उठा रहे हैं, उनका खेत खाली हो रहा है जी, तो उससे वो आग नहीं लगा रहे जिसमें वातावरण पोल्यूशन नहीं हो रहा वातावरण में। लगभग हम आए वर्ष 7-8 गांवों की पराली उठाते हैं जो कि आगे फिर गौशाला को भेजते हैं। सरकार बेलर्स वगैरह पर सब्सिडी दे रही है, काफ़ी हेल्प कर रही है सरकार। बाकी हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में कोई पराली का समाधान का कोई नहीं है। जैसे पंजाब में पावर प्लांट्स हैं, कुछ और CBG गैस के प्लांट हैं। पराली की गांठें तो हमारे को 4-5 वर्ष हो गए जब से सरकार का आदेश है, हम अपनी गांठें बनवा रहे हैं। हमारे को नुकसान है आग लगाने का, हमारे को भी नुकसान है। हमारे जो मित्र कीड़े वो हमारे जलते हैं जी। फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहे प्रथम दिवाली उत्सव का कल समापन हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिवाली का त्यौहार आस्था और विश्वास का त्यौहार है। लंका का दहन करके भगवान श्री राम जब भारत आए तब हजारों वर्ष पूर्व से दिवाली का त्यौहार मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में यह पहला अनूठा दिवाली उत्सव है जहां प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया की नीति को मूर्त रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस दिवाली उत्सव में असंख्य स्टॉल लगाई गई जिसके माध्यम से लघु उद्योग को बढ़ावा दिया गया। वोकल फॉर लोकल अभियान का अनुसरण करते हुए देश के कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं को मेले में बिक्री के लिए रखा गया था। प्रदेश के 70,000 लोगों के लघु उद्योगों को यहां बढ़ावा दिया गया है। इनमें स्वयं सहायता समूहों की 5,000 महिलाएं भी अपनी आय बढ़ाकर आर्थिक संपन्नता की ओर अग्रसर हैं। स्टॉल लगाए जाते हैं सैकड़ों की संख्या में। वहां देश भर के अन्य अन्य प्रांतों के और हरियाणा के बहुत से हमारे शिल्पी कारीगर, बहुत से हमारे उद्योग जो
छोटे लघु उद्योग के उत्पादक वो यहाँ अपना सामान लेकर आते हैं। स्वदेशी के नाते से भी घर घर में बने वाला लघु कुटीर उद्योग उसके उत्पाद यहाँ ला करके लोगों के सामने जब रखे जाते हैं, लोग सस्ते दामों पर यहाँ से लेकर जाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के इस अवसर पर जितना भी सामान बनता है हम अपने अपने कारीगरों के माध्यम से देश में बना सकते हैं। उन्होंने हमको कहा मेक इन इंडिया उद्योग के अंदर इस धारणा से आगे चलो और जो छोटा छोटा ये सामान जो हम अपने उपयोग के लिए करते हैं इसके लिए उन्होंने कहा लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, इस प्रकार की धारणा के साथ और अपने उद्योग को हम आगे बढ़ाएं। उधर सूरजकुंड में धनतेरस महिला सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। उन्होंने धनतेरस, छोटी दीपावली, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बधाई देते हुए कहा कि सूरजकुंड में पहली बार दिवाली मेला आयोजित किया जा रहा है, जो 3 नवंबर 2023 को शुरू हुआ था। इसी प्रकार एक मेला आज से शुरू होकर 22 जनवरी 2024 तक भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भी आयोजित होगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उस दिन हम सभी के लिए एक और दिवाली होगी। उसके लिए आप सभी को अग्रिम बधाई। इस कार्यक्रम में सभी महिलाओं को एक दीपक, कैलेंडर और अन्य वस्तुएं भेंट स्वरूप दी गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी त्योहारों का उत्सव महिलाओं के बिना अधूरा है। महिलाएं समाज की अहम कड़ी हैं और हमारी सरकार ने महिलाओं को सशक्त व समृद्ध करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। उसी प्रकार से आपको यहाँ को एक दीपक मिलेगा, आपको यहाँ एक कैलेंडर मिलेगा, अन्य जो सामान मिलेगा आपको अपने साथ लेकर जाना है। इस दीपक का उपयोग दीपमाला की तरह हम जो दिवाली का जो मेला आज हो रहा है, यहाँ आज हम कर रहे हैं। अयोध्या में हमको मालूम है आज से शुरू होकर और 22 जनवरी तक ये मेला लगातार चलने वाला है। भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर और उस दिन प्रधानमंत्री जी स्वयं उस मेले का वो एक प्रकार से उस भगवान राम के मंदिर का और उद्घाटन करेंगे। वो दिन हमारे लिए एक और नई दिवाली होगी, तो उसके लिए भी मैं आपको अग्रिम बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक निवेदन आपसे करते हुए कि जो आपको कैलेंडर मिलेगा उस कैलेंडर में सब छुट्टियां, सरकारी छुट्टियां लिखी होती हैं। 2 छुट्टियां और नई होने वाली हैं। उनकी तिथि हमको पता नहीं, आज की डेट में उसका विषय लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो 2 छुट्टियां होंगी सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी। उन 2 छुट्टियों के घोषित होते ही आप उस पर गोल लगा देना। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बीते 9 वर्षों से सरकार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए काम कर रही है। अगर महिलाएं समृद्ध होंगी तो भारत भी समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण देश के विकास को बढ़ावा देगा। महिलाएं समृद्ध होती हैं तो भारत समृद्ध होता है, दुनिया समृद्ध होती है। और उनका आर्थिक सशक्तिकरण विकास को बढ़ावा देना है। पिछले 9 साल में केंद्र प्रदेश की सरकार ने जो उस देश में महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, जो उनको आर्थिक तौर पर मजबूत किया है, चाहे वो उनके लिए हर घर में बना शौचालय बनाने की बात हो, हर गरीब महिला को एलपीजी कनेक्शन देने की बात हो, हर महिला को प्रधानमंत्री आवास से घर देने की बात हो, उनको मुद्रा लोन देने की बात हो, इन सब से देश की महिलाओं को सशक्त करने का काम मोदी और मनोहर जी की सरकार ने किया है। दीपावली के मौके पर अयोध्या में राम की पौड़ी पर दीपोत्सव 2023 की तैयारियां जोरों पर हैं। राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हर साल की तरह इस साल भी एक नया रिकॉर्ड बनने की तैयारी पूरी हो चुकी है। दिवाली की पूर्व संध्या पर सरयू तट के 51 घाटों पर 21 लाख से अधिक दिए जलाकर शहर को रोशन किया जाएगा। यहाँ म्यूजिकल, लाइट एंड लेज़र शो से अयोध्या की मनमोहक झलकियाँ प्रस्तुत की जाएंगी। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर 21 रामलीला होगी, जो लगातार 3 दिनों तक संचालित होंगी। राम मंदिर निर्माण से पहले इस साल हो रहे दीपोत्सव की बात ही कुछ और है। देश भर से हजारों कलाकार यहाँ अपनी मनमोहक प्रस्तुति देने के लिए उत्साहित हैं।
भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जहां आज दीपों से जगमग होगी, तो वहीं दूसरी ओर भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित सैंड आर्ट भी तैयार की गई है। सैंड आर्टिस्ट रुपेश सिंह ने भरत मिलाप और भगवान श्री राम की भव्य कलाकृति को सैंड आर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। वहीं ललित कला अकादमी के छात्रों ने भगवान श्री राम के बाल काल से लेकर लंका विजय तक के सफर को सैंड आर्ट के माध्यम से दर्शाया है। दीपावली की पूर्व को लेकर प्रदेश भर में पुलिस विभाग की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पलवल के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने दीपावली पर्व पर जिला वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार दिवाली प्रदूषण रहित और मिट्टी के दिए जलाकर मनाएं। उन्होंने सभी को ग्रीन पटाखे का उपयोग करने की भी अपील की। हम इस दीपावली में पर्यावरण का भी ध्यान रखेंगे और ऊपर से हमारी रिपीटेडली मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब, माननीय डीजीपी साहब के क्लियर डायरेक्शंस आए हैं, कोर्ट के डायरेक्शंस आए हैं कि जो भी बर्निंग, स्टबल बर्निंग के केसेस हैं उनमें हम पर्चे दर्ज करेंगे। अगर हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो बिल्कुल स्टबल बर्निंग नहीं होना चाहिए और उसमें हम स्ट्रिक्टली लॉ से बाइंडिंग है। तो सभी लोग अपने ही तरफ से जो लॉ है उसकी पालना करें, पर्यावरण का ध्यान रखें। स्थानीय निवासियों ने बताया कि दीपावली पर्व को लेकर बाजारों में रौनक छाई हुई है और पुलिस ने अच्छे प्रबंध किए हैं। मनाई जाती है वो हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, उसके उपलक्ष्य मनाया जाता है। उनके आगमन में दिए जलाए जाते हैं और रौनक देख रहे हो आप, कल से ही बहुत ज्यादा रौनक है। पूरी मार्केट खच्चर से भरी हुई है और लोग अब मतलब 11:30-12 बज रहे, लोगों को आना जाना स्टार्ट हो गया है। प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था रही, आने जाने जितने उनको आने जाने में कोई समस्या नहीं और पार्किंग को लेकर पूरी व्यवस्था रही। दीपावली पर्व को लेकर हिसार पुलिस की तरफ से भी बाजारों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शहर के मुख्य बाजार राजगुरु मार्केट में महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं। हिसार पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से ग्रीन पटाखे जलाने की अपील की ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे व बच्चों व बुजुर्गों का स्वास्थ्य ठीक रहे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए शहर में पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जिला हिसार निवासियों को मेरी और हिसार पुलिस की ओर से दीपावली की शुभकामनाएं। माननीय उपायुक्त द्वारा केवल और केवल ग्रीन क्रैकर्स को ही अलाउ किया गया है। मेरी ये अपील है कि आप इस दिवाली को रोशनी से भरी दिवाली बनाएं और जहां तक संभव हो पटाखों का इस्तेमाल ना करें। कम संख्या में भी अगर आपको पटाखे का इस्तेमाल करना है तो केवल ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल करें, जिससे पर्यावरण स्वच्छ रहे और हमारे बच्चों और बुजुर्गों का भविष्य सुरक्षित रहे। कोई वारदात ना हो, भीड़ ना हो, बाजार के अंदर डिस्टर्ब ना हो सिस्टम। कोई फायर ब्रिगेड है, जैसे कोई किसी प्रकार की घटना घट जाए तो उसके लिए बाकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रबंध अच्छे तरह के। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार की कोई घटना घटती है तो डायल 112 पर भी कर सकते हैं और थाना का नंबर है उस पर भी कर सकते हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने युवा HCS अधिकारियों को निष्पक्ष और पूर्वाग्रह भेदभाव से मुक्त रहकर अपनी ईमानदारी और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। वे कल चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सेवा के 45 प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोक सेवकों को अपने आचरण में अटूट नैतिक मानकों और ईमानदारी को बनाए रखने तथा लोगों की सेवा करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सुशासन के बुनियादी सिद्धांतों पर फोकस करते हुए राजनीतिक झुकाव से बचने की प्रेरणा दी। मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा ने एक अभूतपूर्व पहल की है जिसमें निर्धारित समय में 3 लाख कर्मचारियों को नैतिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाला हरियाणा अग्रणी राज्य होगा। इस परिवर्तनकारी प्रयास का उद्देश्य एक ऐसा प्रशासन तैयार करना है जो न केवल चुस्त हो बल्कि नागरिकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरदायी, प्रभावी और बेहतर ढंग से सेवाएं देने वाला बन सके। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना जनसंपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने कल हरियाणा सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया को पदभार ग्रहण करवाया और उन्हें बधाई दी। इस मौके पर डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाने से जनसंपर्क विभाग की टीम में बढ़ोतरी हुई है। विभाग का मुख्य कार्य लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ सुनिश्चित करना है।
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सरकार अंत्योदय की भावना से कार्य कर रही है, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनवाने का लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है, उसी तरह जनसंपर्क विभाग की टीम भी लोगों को जागरूक कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वहीं चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें मीडिया में काम करने देने का अवसर दिया है। इसके लिए वे मुख्यमंत्री का आभार जताते हैं और समाज के हकों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने नई पहल करके जनता से सीधा संपर्क किया और ऐतिहासिक निर्णय लेकर उन्हें लाभान्वित किया है। ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री के साथ मुझे मीडिया में काम करने का मौका मिला। मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ। उन्हें एक ऐसे दलित वर्ग के व्यक्ति को, एक ऐसे वंचित वर्ग के व्यक्ति को जो आज तक पीड़ित वर्ग हुआ करता था, जिनको वोटों के नाम पे इस्तेमाल किया जाता था, उनको अग्रिम श्रेणी में लाने का काम अगर किसी ने किया, उस संत और ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूँ। एक बहुत बड़ी डिमांड थी जो हमारे पूर्वज रोडों पे नारे लगा लगा के, हो सकते हैं राम को भी प्यारे हो गए हो, उस मांग को किसी ने देखा तक नहीं। एक ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री ने, एक कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जब हम रोडों पे मांग रहे थे किसी ने नहीं दिया। इस मुख्यमंत्री ने पहली कलम विधानसभा में घोषणा करके प्रमोशन में जो रिजर्वेशन का काम है, सबसे बहुत ऐतिहासिक काम है ये दलित समाज के लिए कि हमारा बच्चा एक क्लर्क भर्ती होता था, क्लर्क से रिटायरमेंट हो जाता था, आज क्लर्क भर्ती होकर अधिकारी बनकर रिटायरमेंट होगा। करनाल में किसान उत्पादक समूह द्वारा पहली बार ड्रिप और मल्चिंग विधि से प्याज की नई फसल तैयार की गई है। इस विधि से प्याज की फसल में ना तो फंगस लगने का खतरा है और ना ही भूमि कटाव होने से प्याज के नुकसान का डर है। प्रदेश सरकार भी किसानों को इस विधि से फसल तैयार करने हेतु विशेष प्रोत्साहन दे रही है। नीलोखेड़ी किसान उत्पादक समूह के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार सिंह ने बताया कि नाबार्ड के सहयोग और किसानों की मेहनत से उन्होंने प्रदेश में पहली बार ड्रिप और मल्चिंग विधि से खरीफ की प्याज की फसल तैयार की है। खरीफ प्याज की फसल हरियाणा में केवल नूंह, मेवात और रेवाड़ी में होती है, जहां लेड इरिगेशन द्वारा इसे तैयार किया जाता है। इस विधि से प्याज में फंगस और भूमि कटाव का खतरा रहता है, जिस कारण किसानों की काफ़ी फसल बर्बाद भी हो जाती है। लेकिन ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग विधि से तैयार प्याज की फसल पूरी तरह से बीमारी रहित है और इस विधि में प्याज का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। नाबार्ड द्वारा भी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। वहीं किसान ने बताया कि सितंबर-अक्टूबर माह के दौरान प्याज समाप्त होने से व्यापारी इससे महंगे दामों पर बेचते हैं, जिस कारण खरीफ सीजन का प्याज किसानों को काफ़ी मुनाफा देने वाला है और आम आदमी को भी महंगे प्याज से छुटकारा मिल जाता है। कि वो प्याज जो धान के समय पे बीजा जाता है, उसी जैसे धान हमारा आता है उसी समय पे वो हार्वेस्ट होता है। ये प्रोजेक्ट 3 गांवों में, तखाना, गांगर और संगोही, इन प्रोजेक्ट में दिया है 2 साल के लिए और इसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे रहे हैं। खरीफ ऑनियन का ये जो प्रोजेक्ट है, प्रथम बार इसमें मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग हुआ है, ताकि जो प्याज की खेती में नॉर्मल जो पानी की खपत होती है, ड्रिप इरिगेशन में उससे भी कम खपत हुई है और हमारे किसानों को इसकी पैदावार से 2 से 3 गुना धान की बजाय लाभ मिला है। आप अभी देखिए, जैसे प्याज का जो रेट है वो करीब 70 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है और हमारे किसानों का जो प्याज है वो पत्तों समेत बिक रहा है। जो खरीफ वाला प्याज डॉक्टर निपको ने सलाह दी तो ये हमने लाया है, तो इससे हम इसको उससे आधे रेट में, मतलब 30-35 रुपए किलो बेच, जैसे वो मार्केट 50-60 रुपए किलो बिकता है, तो इससे आम आदमी भी प्याज खरीद सकता है। ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग से ये इससे बहुत ही फायदा है। इससे नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक कुशलदीप ने बताया कि हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नीलोखेड़ी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के साथ 2 वर्ष का समझौता किया है, जिसमें 50 एकड़ में ड्रिप और मल्चिंग विधि से प्याज की खेती की जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और केंद्र सरकार का प्रयास है कि खेती में विविधीकरण को बढ़ावा देते हुए न्यूनतम पानी का इस्तेमाल हो। 50 एकड़ में हरियाणा में और ड्रिप और मल्चिंग पे खरीफ ऑनियन करना चाहते और ये एक बहुत अच्छा तरीका फसल विविधीकरण का होगा।
तो उन्होंने हमें इसको सैंक्शन किया प्रोजेक्ट को, और पिछले साल भी हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट रहे, और इस साल भी आप देख रहे हैं, इस साल तो रेट ही बहुत अच्छा मिल रहा है किसानों को। 30 रुपये 35 रुपये के किलो जो है विद लीव्स, पत्तियों सहित मार्केट में जा रहा है। गोवा में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने रिकॉर्ड 193 पदक जीतते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिनमें 62 स्वर्ण, 55 रजत और 75 कांस्य पदक शामिल हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी खिलाड़ियों, कोचों व फेडरेशन के तमाम पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने उम्मीद जताई कि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में हरियाणा का नाम ऐसे ही रोशन करते रहेंगे। वहीं राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हरियाणा ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष मनीष कुमार ग्रोवर ने कहा कि प्रदेश सरकार की नई खेल नीति की बदौलत हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने हमेशा खिलाड़ियों की हर ज़रूरत को समझा है, जिसका नतीजा ये है कि हरियाणा के खिलाड़ी अपना पूरा दमखम दिखा पा रहे हैं। देश के अन्य राज्य हरियाणा की खेल नीति का अनुसरण करते हैं। 179 हम पदक पा चुके हैं, एक अच्छी प्रगति है। हरियाणा की खेल पॉलिसी से आज नौजवान खेल के मैदान में आ रहा है, जिसकी वजह से आज हम नेशनल गेम में आगे हैं। जबकि 2022 में गुजरात में था, अहमदाबाद था, वहाँ भी हम तीसरे नंबर पर थे, वहाँ हमने 115 पदक पाए। हरियाणा के सभी उनकी फेडरेशन के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो खुद भी वो वर्तमान में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। और स्पोर्ट्स में जब से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़े हैं, मैं आज कह सकता हूँ हरियाणा खेल में आगे दौड़ रहा है, स्थान पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीति को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका लोकतंत्र, बहुलवाद और विधि के शासन के मूल्य को साझा करते हैं, जो विविध क्षेत्रों में हमारे आपसी सहयोग को बल देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका भागीदारी वास्तव में वैश्विक बेहतरी का बल है। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात भी की। रिजर्व बैंक ने कल कहा कि 3 नवंबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेश मुद्रा भंडार 4 अरब 672 करोड़ डॉलर बढ़कर 590 अरब 783 करोड़ डॉलर हो गया। यह पिछले 7 सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडारण की उच्चतम स्थिति है। रिजर्व बैंक के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में 4 अरब 392 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है। स्वर्ण भंडार के समग्र मूल्य में 20 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई और ये बढ़कर 46 अरब 123 करोड़ डॉलर हो गया। देश के विशेष आहरण अधिकारों में 6 करोड़ 40 लाख डॉलर की वृद्धि हुई और ये 17 अरब 975 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की भंडार स्थिति 1 करोड़ 60 लाख डॉलर बढ़कर 4 अरब 789 करोड़ डॉलर हो गई है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम के कर्ज लेने वालों के लिए समय पर ऋण चुकाने पर ब्याज दर में 1% छूट देने की घोषणा की है। ये निर्णय दिव्यांगों के वित्तीय समावेश और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य वित्तीय मदद चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों पर आर्थिक बोझ कम करना और ऋण चुकाने के प्रति जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय संचार ब्यूरो को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी और डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दे दी है, जिससे सरकार की विज्ञापन शाखा केंद्रीय संचार ब्यूरो को डिजिटल मीडिया पर प्रचार तंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। ये नीति केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने और जागरूकता पैदा करने के केंद्रीय संचार ब्यूरो के मिशन में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इस नीति के माध्यम से केंद्रीय संचार ब्यूरो को OTT और वीडियो ऑन डिमांड स्पेस जैसे प्लेटफॉर्म के लिए एजेंसी और संस्थाओं का पैनल बनाने का अधिकार मिलेगा।
अभी सरकार के सभी मंत्रालय और विभागों के अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल हैं। नई नीति के अमल में आने के बाद इनकी पहुंच भी बढ़ जाएगी। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कारण देश में उन लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है जो अब इंटरनेट, सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े हुए हैं। ट्राई के भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक जनवरी-मार्च 2023 के अनुसार मार्च 2023 तक भारत में इंटरनेट की पहुंच 880 मिलियन से अधिक है और मार्च 2023 तक दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 1172 मिलियन से अधिक है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।